दिन गोले गिरे। हाँ। और इतने गोले गिरे कि दूसरे दिन इतना ढेर था गोलों का, तो जितना मंडप इन्होंने बनाया था सब लोगों को बैठने का, सब टूट गया। यानी बैठने के लिए भी जगह नहीं है। पूरे रात में इनके टीम ने तो खड़ा कर दिया और कार्यक्रम को कुछ भी बाधा नहीं आई, गोले गिरे या बरसात हुई है। तो ये काफी ताज्जुब की बात थी। और 500 लोग गांव में, हर घर में 5-5, 10-10 रह रहे थे, किसी की तकरार नहीं थी। बहुत सुंदर था वातावरण। क्या होता है, जहाँ सत्य और प्रेम होता है वहाँ बहुत आनंद आता है। सबसे बड़ा आनंद सत्य के साथ है, ठीक है, और प्रेम उसका जो है भौतिक स्वरूप है। तो दोनों चीजें थी उस समय प्रशिक्षण में। और मुझे जैसे ही पता लगा यहाँ कि आपका निवास जो है मुंबई से 1.5 किलोमीटर, 1.5 घंटे के रास्ते पर, तो मैंने बिना इनसे पूछे, बिना भट्ट जी से पूछे यहाँ का प्रवास बना लिया था। और शायद आपको फेसबुक से पता लगा हो कि मैं आने वाला हूँ। मुझे वैद्य जी ने पूछा कि अच्छा, आपके पास बिरजी आने वाले हैं? हाँ। मैं बोला मुझे तो मालूम देखता हूँ। तो ऐसा होता है, जिस पर अधिकार होता है तो फिर ऐसा ही होता है ना भाई, जाना है तो क्या पूछना है। तो चलिए, और जो मैंने कन्हई में जो प्रशिक्षण दिया, अब उसके आगे की बात मैं बताने वाला हूँ। तो आप सब भी भाग्यशाली इस मामले में हैं। 5 दिन जो मैंने बताया है, जितने पाठ मैंने बताया, उससे आगे का मैं शुरू करने वाला हूँ। तो अगले 1 घंटे हम चर्चा करेंगे। बोलिए, बैठ के बात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अमूमन तो मैं खड़े रह के ट्रेनिंग देता हूँ। तो अभी अगले 1 घंटे 5 दिन की ट्रेनिंग के बजाय आपको 6वें दिन का ट्रेनिंग में देने जा रहा हूँ। ठीक है, तैयार हैं? क्योंकि आप सब भी उस स्तर के हैं। आप जितने श्रोता हैं अभी, सब ऐसे हैं कि अपने अपने अनुभव के साथ यहाँ आए हैं। जो एकदम नए भी हैं, शायद आप एक नए हैं, पर भी आप उस स्तर में, क्योंकि इतने वर्ष आपने काम किया है लोगों के बीच। क्योंकि मार्केटिंग और दूसरे डिपार्टमेंट ऐसा ही, जितना ज्यादा लोगों से आप चर्चा करोगे तभी होता है। तो सब उस स्तर के, इसलिए मैं सीधे उन बातों को जो है कम शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। भूमिका में दूसरी बात ये मैं बताता हूँ कि अभी पिछले 5-6 महीने से जहां जहां मैंने एडवाइस दिया है, वहां ऐसी फसलें आई हैं, कुछ पूछो मत। 3 महीने में ही फसलों की रंग रौनक बदल गई। मुझे कुछ आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। एक छोटे छोटे उदाहरण बताता हूँ। मैं लगभग 2.5 महीने पहले गया हरियाणा। तो वहाँ एक 400 एकड़ के किसान हैं। उनके पास ऐसी कोई मिलने नहीं जाता, क्योंकि जो 400 एकड़ वाला होता है वो ऐसे ही हरियाणा का बंदा, तो कोई ऐसे जाते नहीं, कंपनी वाले तो जाते ही नहीं है। बहुत अच्छी खेती करते हैं। क्या नाम मिताली उनका? अरोड़ा, विनोद अरोड़ा जी। मैंने उनके खेत गया, मिट्टी निगेटिव थी। मैंने बताया ऐसे ऐसे करो, और ये जो मिट्टी थोड़ी ठीक थी उसमें बताया ये रसायन डालो। 4-5 रसायन बताए, बहुत सरल सरल छोटे छोटे रसायन है। 2.5 महीने बाद गया तो क्या देखता हूँ, जहां से उनके चने में एक फली लगती है। आपने देखा होगा चने की डाली में एक फली लगती है, देखा होगा ना, 2 फली नहीं आती। उनकी 3-3 फली आई है कई जगह। और केवल इतने जगह में कम से कम 150 मधुमक्खी चने में लगते हुए देखा मैंने। एक फूल से दूसरे फूल, वो भी दोपहर को 12 बजे। उसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली है। एक और किसान हैं, उनके फाइटोप्थोरा से पेड़ खत्म होने वाले थे। 4 पेड़ तो हो ही गए खत्म, पर उनको मैंने बताया ऐसे ऐसे करो। उन्होंने किया, 2-3 रसायन उनको बताए, तो फाइटोप्थोरा खत्म। जो 4 पेड़ मरना था, मैंने बोल के गया था, अंधेरे में देखा था उनके पेड़ को 8 साढ़े 8 बजे, वो तो डेड हुए ही, पर बाकी पेड़ बच गए और सब नए चल पड़े। आज फाइटोप्थोरा से पूरा देश परेशान है। जिस बाग में फाइटोप्थोरा लग गया वो बचता नहीं, सूख ही जाता है वो। यहां तक आने में जो है भट्ट जी को एक यात्रा करना पड़ा। और आदमी यात्राओं से सीखता है। समय सबसे बड़ा गुरु होता है, बोलते हैं ना, समय सब सिखाता है। और आज जैसे हरी कच्चे फसलें हैं, सब हैं,
तो एक यात्रा होती है कि जो है हर चीज की एक यात्रा, एक समय अंतराल के बाद सब चीजें आदमी सीखते चला जाता है। और जो व्यक्ति जितने ज्यादा जगह सीखता है, और ये भी बता रहा हूँ, जो व्यक्ति जितना नम्र होता है उतना सीखता भी है, क्योंकि श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, जो जितना श्रद्धावान होता है ज्ञान का लाभ उसको उतना ज्यादा होता है। क्योंकि सीखना है तो श्रद्धावान तो होना ही पड़ेगा। जितना श्रद्धावान, स्पष्ट एक ही वाक्य है, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। तो अभी मैं जो है फर्स्ट चैप्टर शुरू करता हूं कृषि का, कि कृषि में बहुत बड़ा जो परिवर्तन आएगा, या जैसे मैं गुजरात गया तो देखा जहां जहां पर लोग दुर्गंध वाला घोल डाल रहे थे, दुर्गंध वाला घोल में तो गोबर गोमूत्र के साथ बेसन मिला के डालने की परंपरा पूरे भारत भर में है। जहां जहां बेसन का घोल डला है, मिट्टी निगेटिव है, मिट्टी को हाथ में रखोगे ताकत घट जाएगी। फिर उस खेत में जहां निगेटिव मिट्टी, वहां फंगस वायरस ही डेवलप हो। 10 साल से गोबर गोमूत्र और बेसन, गुड़ बेसन डाल के खेती कर रहे हैं, कहीं नहीं पहुंचे हो, बहुत परेशान है फंगस से। क्योंकि आप फंगस डालोगे तो फंगस ही बढ़ेगा, जो जीव डालोगे वो ही बढ़ना है कि कोई और बढ़ेगा। आपने मान लो दूध पे लैक्टोबेसिस डाला तो क्या बढ़ेगा दूध में? हाँ, दूसरे दिन दही मिलेगा। और आप कीचड़ का एक बूंद डाल देंगे तो वो बढ़ने वाला है। तो इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इस पर किसी ने ध्यान दिया नहीं। इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस पूरे देश भर में हुआ है, और उससे ज्यादा खतरनाक है एनर्जी का डिस्टरबेंस। ठीक है, एक दो प्रयोग मैं करता हूं। प्रथमेश जी, आप पड़ोसी के खेत की थोड़ी मिट्टी ले आना, क्योंकि आपके खेत की तो पूरी मिट्टी पॉजिटिव दिखी मुझे, कहीं निगेटिव मिट्टी दिखी नहीं। तो वो आप खुद जब प्रयोग करोगे तब ध्यान में आएगा। और दूसरा है, यहाँ निगेटिव प्लांट्स भी मुझे कुछ दिखे नहीं, एक भी। एक आध दिखा क्या मिताली? और नहीं तो जिनके यहाँ गया मैं, जिन खेतों में जाता हूँ, सब निगेटिव प्लांट्स दिखे मुझे। तो ये नेगेटिव प्लांट्स के बारे में कौन से नेगेटिव प्लांट्स होते हैं वो जरा बताएंगे? साथ में तो बताया है। हाँ हाँ हाँ, अशोक का जो भी शोक है वो है। जितने भी विदेशी प्लांट हैं वो नेगेटिव हैं, और जो अपने देशी प्लांट हैं वो पॉजिटिव हैं। क्या कौन सा? ये सामने का पेड़, वो तो बबू ये है ना, दक्खन है, दक्खन। ठीक है, इसको तोड़ के लाने का। तो वो वाला है ये अपना ग्लेरिसिडिया है, ग्लेरिसिडिया नहीं? ठीक है, एक मिला कम से कम नेगेटिव। चलो, तो अभी मैं ये प्रयोग कराता हूं, ठीक है? तो इस प्रकृति में जो है अंदरूनी स्तर पर 2 चीजें हैं, बाह्य स्तर पर 2 चीजें, कुल 4 चीजें हैं प्रकृति में। ठीक है, पहला है ऊर्जा, दूसरा है पंच महाभूत, जिसको हम संक्षिप्त में भगवान कहते हैं। ठीक है, और तीसरा है पदार्थ, जिसको हम अणु बोलते हैं, सूक्ष्म स्तर पे अणु। और चौथा है जीवाणु। तो ऊर्जा, पंचमहाभूत, अणु और जीवाणु, ये 4 चीजें प्रकृति के जो है हिस्से हैं। ये जैसे किसी कार के 4 पहिए हों, एक भी पहिया अगर ना हो तो वो चलेगा कार? क्या नहीं चलने वाला है। तो ऐसे प्रकृति के 4 चक्के हैं, ऊर्जा, पंचमहाभूत, अणु और जीवाणु। ये सामने के 2 पहिए हैं, आप इसको जिधर मान लो इसका चाक इधर घूम गया
तो ये पूरी कार उधर मुड़ जाएगी कि नहीं? ऑटोमेटिक तीनों चक्के कहाँ जाएंगे? हाँ, ये पहले चाक पर है कंट्रोल। अगर इसको हमने इधर कर दिया, घुमा दिया स्टीयरिंग, तो फिर पूरी कार किधर चल पड़ेगी? उस दिशा में। ये प्रकृति के सारे जो हैं पंच महाभूत, अणु, जीवाणु ऊर्जा के लिए जीते हैं। ये बने भी ऊर्जा से हैं और इनको जीवन भी ऊर्जा से ही मिलता है। जितनी ऊर्जा मिलती जाएगी, जितनी ताकत मिलती जाएगी, उतने ये चलते चले जाएंगे। ठीक है। अभी मैंने बताया कि एक तो मैंने बताया दिशा का, ये दिशा ये तय करता है किधर जाना है कार को। और इस कार को किधर ले जाना है, ये पहचान करके ले जाने वाला जो है वो प्रकृति में है इंसान। यही तय करता है कि प्रकृति किधर जाएगी। अभी जो है मैं आपको पहले ऊर्जा के बारे में बताता हूं, फिर पंच महाभूत, फिर अणु और जीवाणु। ठीक है, आधे घंटे लेता हूं इसको समझाने में, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी ये समझ गए तो ये मैं गारंटी देता हूं, जहां काम शुरू, जैसे आप अंगूर के बारे में बोल रहे थे पूर्वेश जी, मैं गारंटी देता हूं रसायन से जितना अंगूर निकलता है उससे डेवड़ा निकलेगा। हर फसल की गारंटी मेरे तरफ से, हर फसल की। किसी भी फसल में आप अप्लाई करिए साइंस को, उत्पादन बढ़ना ही है और जबरदस्त टेस्ट आएगा, क्योंकि ऊर्जा विज्ञान पर आधारित रहेगा हमारा प्रोड्यूस। आप किसी चीज को खाएंगे और खाते ही, हम एक दुकान में गए, मैंने माला से एनर्जी चेक किया और मैंने चेक किया कि जो हम मौसम्बी आज ले गए तो मुझे पता था इसमें रस कम निकलेगा, पर उसमें माला जबरदस्त घूम रहा था। जो है सूखा उसको हमने खाया, श्री राम जी से पूछी कितनी जबरदस्त, एकदम से माइंड फ्रेश हो गया। और जो रस वाली चीज खा रहे थे उसमें एनर्जी नहीं थी। जिसमें एनर्जी रहेगी, थोड़ी सी भी चीज है वो, रस थोड़ा सा भी, लेकिन आनंद से भर जाओगे आप, फ्रेश हो जाएगा माइंड। जिसमें एनर्जी नहीं है, कितना ही खाओ आप, पंचिट्टा लगेगा, स्वाद भी कम रहेगा। ठीक है, अभी मैं ऊर्जा के बारे में बताता हूं। इस प्रकृति में ऊर्जा जो है 7 ऊर्जा है जो प्रकृति को बनाती है। प्रशांत, कितनी ऊर्जा? 7। 8वीं जो ऊर्जा है वो 7 ऊर्जाओं का बीज है। प्रकृति में कितनी ऊर्जा है जो प्रकृति को बनाती है? 7। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी और कालरात्रि। ये 7 ऊर्जा है जो प्रकृति को बनाती है। 8वीं ऊर्जा बीज है। और इस बीज जैसे क्या होता है, ये पेड़ है तो इसका बीज ऑटोमेटिक बनेगा कि नहीं बनेगा? ये अगर स्वस्थ रहे तो बनना ही है। ये 7 ऊर्जा ने प्रकृति को बना ली, तो 8वीं ऊर्जा खुद प्रकृति में जीवन शुरू करने के लिए आई, जिसे हम बोलते हैं गाय। गाय के अंदर ये 7 ऊर्जा विद्यमान है, इसलिए गाय को कहा गाय, गाओ विश्व से मात्रा कहा, क्योंकि विश्व को बनाने वाली कौन सी ऊर्जा है? 7 ऊर्जा। ये 7 ऊर्जा का बीज गाय है, इसलिए गाय को कहा ये समस्त ऊर्जाओं की जननी है। गाओ विश्व से मात्रा, ऊर्जा भी पैदा करेगी, पंच महाभूत भी हो जाएंगे, अणु और जीवाणु भी सब इससे पैदा हो जाएंगे, इसलिए गाओ विश्व से मात्रा। 8वीं ऊर्जा गाय है। और प्रकृति में कोई भी जीव आता है तो वो जीवो जीवस्य जीवनम की संकल्पना में रहता है। किसमें? जीवो जीवस्य जीवनम, जीव ही जीव को जीवन देता है। इस प्रकृति में किसी न किसी जीव को किसी न किसी जीव के द्वारा जीवन लेना पड़ेगा। डायरेक्ट जीवन लेने का अधिकार प्रकृति में नहीं है। प्रकृति कैसे चलती है? बोलो, जीवो जीवस्य जीवनम। फिर से बोलिए, जीवो जीवस्य जीवनम। इस प्रकृति में किसी भी जीव को किसी जीवाणु से ही एनर्जी लेना है। जैसे हमें चाहिए प्रोटीन तो लैक्टोबेसिस से लेना है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो आम को पकाने वाले बैक्टीरिया से लेना है, मौसम्बी को पकाने वाले बैक्टीरिया से लेना है। तो हमें ग्लूकोज भी किसी बैक्टीरिया से लेना है और प्रोटीन भी किसी बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया से लेने की परंपरा, इसी को जीवो जीवस्य जीवनम कहा।
ये वाक्य दिया है ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र ने, पाराशर ऋषि। पाराशर जब सृष्टि पे आए तो जैसी सृष्टि को देखा तो उन्होंने पहला वाक्य निकला, हे पिता, ये प्रकृति तो चल रही है जीवो जीवस्य जीवनम से, और इस प्रकृति में पूरी जीवन हो सके इसके लिए ये प्रकृति जीवाणुओं से भरी हुई है। किससे भरी है? इस प्रकृति में 96% जीवाणु हैं, 4% में जीव हैं। जीव यानी हम, तुम, पेड़ पौधे, हाथी, घोड़े, चूहे, बिल्ली, मेंढक, चूहे, चींटी। कितने प्रतिशत हैं दिखने वाले जीव? 4। ये पेड़ पौधे भी सब उसमें आते हैं। इस गांव का क्या नाम है? इस गांव का बेंसिल। कितनी संख्या होगी जनसंख्या यहाँ की? 500। और पेड़ पौधे सब मिला के 20,000। 20,000 इस गांव में पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य हैं। 1 ग्राम मिट्टी में 2 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। कितने? हाँ, तो आप सोच लो, हम 4% है, वो 96%। पूरे गांव की पेड़ पौधों की संख्या 20,000 और 1 ग्राम में कितना है? 2 करोड़। ये मिट्टी उठाओगे तो 2 करोड़ बैक्टीरिया। मैं नहीं कह रहा हूँ, द सीक्रेट ऑफ सॉइल बोलता है, आधुनिक साइंस सिद्ध कर चुका। अब सोचो पूरे गांव में कितने आत्माएं होंगी। हम तो थोड़े से आत्माओं को देख रहे हैं कि ये जिंदे हैं। 1-1 ग्राम मिट्टी में लाखों करोड़ों करोड़ों बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरिया सबको जीवन दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं, पेड़ पौधों। और आधुनिक विज्ञान ने तो पहचान लिया कि ये पेड़ नत्रजन देने वाले बैक्टीरिया जो है एजोटोबैक्टर एजोस्पिरिलम है, फास्फोरस देने के लिए पीएसबी बैक्टीरिया है, पोटास देने के लिए केएसबी बैक्टीरिया है, जिंक देने के लिए जिंक सल्वुलाइजिंग बैक्टीरिया है, सल्फर देने के लिए सल्फर सल्वुलाइजिंग बैक्टीरिया है, प्रकाश संश्लेषण करने वाला बैक्टीरिया है, पानी जमीन के अंदर से लाके देने वाला है। अब ये बड़े बड़े पेड़ को कोई पानी तो देता नहीं, नए नए पत्ते आ रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। बिना पानी का फूल खिल सकता है क्या? और उन पेड़ों के नीचे खोदोगे तो 5 फुट निकलेगा ज्यादा से ज्यादा, उससे नीचे जड़ रहती है क्या? खोदोगे सूखी मिट्टी निकलेगी, पर नए फूल आ रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं, फूल खिल आ रहे हैं। तो बिना पानी के तो फूल नहीं खिलाएंगे। वो जमीन के अंदर 15 फुट जाके पानी ले देने वाला बैक्टीरिया भी है। तो इस प्रकृति में पूरा जीवन देने वाले, एक एक चीज जो जरूरत है हर चीज देने वाले बैक्टीरिया हैं। आप भी खाना खाते हो तो आपको लगता है आपका पेट पचाता है खाना, कुछ नहीं। आपके पेट में केवल आंतें ऐसी हैं, बस केवल पाइपलाइन है पेट में, मशीन नहीं है। आप जो खा रहे हो तो आप देखो कितनी कठोर कठोर चीजें खाते हो, मक्का, ज्वार, बाजरा, हार्ड चीजें हैं कि नहीं? तो ये पचाती नहीं, इसके अंदर करोड़ों बैक्टीरिया हैं। उस मक्के में फास्फोरस होगा, उसको पचाने वाला बैक्टीरिया है। उस मक्के में पोटास का दाना होगा, उसको पचाने वाला बैक्टीरिया है। तो हमारी आंतों में ये सब बैक्टीरिया वो डिजॉल्व करते हैं, और ना केवल डिजॉल्व करते हैं, उसको ब्लड में लेके जाते हैं। और उन बैक्टीरिया को पता है ये विटामिन ए घूम रहा है हमारे ब्लड में, तो उनको पता है इधर जरूरत नहीं है, उसको पकड़ के आंख में ले जाके सेटल कर देते हैं। सोचो कितना शरीर हमारा जागृत है। इसलिए आदमी मर जाता है, उसकी आंखें नहीं मरती। आदमी मर जाता है, उसका हृदय नहीं मरता, कुछ देर बाद मरता है। आदमी मर जाता है, उसके फेफड़े जिंदा रहते हैं, वो भी कुछ देर बाद मरते हैं। जब उन बैक्टीरिया को ब्लड मिलने बंद हो जाते हैं तब वो डेड होते हैं। तो ये पूरी प्रकृति जीवाणुओं से चल रही है। किससे चल रही है? जीवाणुओं से। इनका होना जरूरी है, ये रहें और ये काम करते रहें। आप बोना है और घर जाके सोना है, कुछ नहीं करना आपको, और बम्पर फसल मिलेगी। इनका होना जरूरी है। ये नहीं रहेंगे और इनके हिस्से का सारा आप काम करोगे तो दिन रात भी करोगे तो भी आप पूरा नहीं कर सकोगे। और ये बैक्टीरिया हैं तो आप हजारों एकड़ खेती कर सकते हो। केवल आपको नक्षत्र पर बोना है और दूसरा काम क्या करना है? सोना है, घर जाके सोना है, कुछ नहीं करना। सब कुछ करने के लिए हर विद्यमान है जीवाणु, उनको उनके हिस्से का काम करने दो, उनको प्रसन्न बस रखो। तो ये जीवो जीवस्य जीवनम की संकल्पना, ये सारा कुछ जो है, ये ऊर्जा, अणु, जीवाणु सब गाय के अंदर है। ये 7 ऊर्जा भी निकलेंगी, वो भी मैं निकालना भी सिखाता हूँ। अग्नि तो पाते हैं आपके पास? हाँ,
यही बुलवा दीजिएगा, वो भी निकालना सिखाता हूँ मैं। पंच महाभूत भी हैं उसके अंदर, भगवान भी है उसके अंदर, सभी अणु हैं, हाइड्रोजन से लेकर के और यूरेनियम तक सारे अणु हैं उसके अंदर, और सभी जीवाणु हैं, जितने जीवाणु प्रकृति में चाहिए। 108 अणु हैं, हमारे पूर्वज कहते थे। कितने अणु हैं? 108। तो 108 हमारे पास जीवाणु भी हैं। तो वापस आए हम लेफ्ट लो। कि 8वीं ऊर्जा, 9वीं ऊर्जा क्या है? 9वीं ऊर्जा सिद्धिदात्री है, इन सबको सिद्ध करने वाली, प्रकृति की सारी प्रक्रिया को पूर्ण करने वाली एक ऊर्जा है। एक एक्सिस है, धुरी है। धुरी क्या है? जैसे आपने देखा होगा, ये धरती है और धरती देखेंगे ऐसे एक धुरी है, तिरछी है ना। यहाँ की ऊर्जा जो है, इधर से ऊर्जा निकल के इधर ऐसे जा रही है, और इधर की ऊर्जा जो है, यहाँ से ऊर्जा निकल के ऐसे जा रही है। ठीक है, इधर से ऊर्जा निकल के, ये जो है ऐसी ऊर्जा, ये ऊर्जा निकल के ऐसे जा रही है, और यहाँ से ऊर्जा निकल के ऐसे जा रही है। तो ऐसे आपने एक्सिस धुरी देखोगे। ये बीच में कोई ऐसा यहाँ छेद है क्या धरती में? है क्या धरती में छेद? लेकिन ऊर्जा के लिए है। हर मैटर में ऐसा जो है एक एक्सिस होता है। जैसे चुंबक आपने देखा होगा, चुंबक कैसे रहता है? ये रहता है ऐसे। यहाँ क्या होता है? इधर S होता है और इधर N होता है। अभी बताओ, इधर रखोगे तो जो है दूर भागेगा, इधर रखोगे चिपक जाएगा। ये बीच में भी कोई चीज है कि नहीं जो इसको डिवाइड करता है? ये दिखता है क्या? तो हर चुंबक में ये जो एक्सिस है, ये है सिद्धिदात्री। ठीक है, ज्यादा बताने का समय नहीं है, बस आप इतना समझो कि ये 9 ऊर्जाओं ने प्रकृति को बनाया है, और ये 9 ऊर्जा प्रकृति को चलाते हैं। ज्यादा समझना है तो विशेष ज्ञान शिविर आप भाग 1, 2, 3, 4 देख लेना YouTube के अंदर। ठीक है, कि ये ऊर्जा कैसे प्रकृति को बनाती है और ये एक्सिस क्यों है, मैंने गणित की भाषा में समझाया है। ठीक है, सारा साइंटिफिक डाटा दिया है कि एक्सिस क्यों है। अभी मोटा मोटा ये समझो, ये प्रकृति में सारा जो है, ये सब प्रकृति को बनाने का काम ऊर्जा करते हैं, 7 ऊर्जा। और इन्हीं को प्राप्त करने के लिए अणु, जीवाणु, पंच महाभूत, सबको ऊर्जा चाहिए। किसके लिए? जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। जिसके पास जितनी ऊर्जा रहेगी वो उतना शक्तिशाली रहेगा। उम्र का संबंध नहीं है। ऊर्जा है मतलब आप शक्तिशाली हो, ऊर्जा नहीं है मतलब आप शक्तिशाली नहीं हो, आप कमजोर हो। अब ये प्रकृति में दूसरा मैटर शुरू होता है यहां से, ऊर्जा के बाद पंच महाभूत। ये दरअसल ऊर्जा को पकड़ने का काम पंच महाभूत करते हैं। कौन करते हैं? पंच महाभूत। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। संक्षिप्त में बोलेंगे इसको भगवान। ये भगवान ही ऊर्जा को पकड़ के रखता है। आपके शरीर में, मैं आपको अब ये पानी में ऊर्जा बढ़ा के दे देता हूं, लेकिन आपके शरीर का पंच महाभूत ठीक नहीं है। पित्त मतलब आपका अग्नि तत्व बढ़ा है या जल तत्व घट गया, दोनों स्थिति में आपके शरीर में पित्त बढ़ जाएगा। या तो जल तत्व घटा मतलब अग्नि ऑटोमेटिक बढ़ गई, या अग्नि तत्व बढ़ा तो पित्त आप हो गए। पित्त होने से क्या हो गया? आंखें लाल हो जाएगी, ये पंजे में लालिमा आ जाएगी। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पसीना खूब निकलेगा, रात में नींद नहीं आएगी। ये पित्त बढ़ने की निशानी है। अब ये दोष आपको हो गया, आपको कितनी एनर्जी दे हम यूज कर पाओगे? पकड़ ही नहीं पाओगे उसको। एनर्जी आपके लिए किसी काम की नहीं है। इसलिए पंच महाभूतों की स्थिरता, भगवान की स्थिरता ही आपका जीवन है। इसको जितना स्थिर रखोगे पंच महाभूत को, उतना आपका जीवन बढ़ना है। कफ ज्यादा हो गया मतलब या तो अग्नि तत्व घट गया या जल तत्व बढ़ गया। दोनों स्थिति में आपका कफ बढ़ जाएगा, ये सफेद हो जाएगा, जीभ सफेद हो जाएगा, हाथ में सफेदी आ जाएगी।
ठीक है, बहुत ज्यादा नींद आएगी, कुछ काम करने का मन नहीं होगा, मतलब कफ बढ़ गया। तो ये पंच महाभूत ही त्रिदोष को उत्पन्न करते हैं। अगर जो है आपका पंच महाभूत कम ज्यादा हुआ यानी त्रिदोष उत्पन्न होगा। इसको स्थिर, हम जब पैदा हुए तब हमारा पंच महाभूत कैसा था, इसके लिए एक सूक्त तो मुझे मिला, यत यत पिंडे तत्तद ब्रह्मांडे, जैसा पिंड वैसा ब्रह्मांड। अभी देखिए पिंड कैसा है, आप जब पैदा हुए थे ना तो जैसा पिंड था, पिंड यानी धरती, सेम आपके अंदर वैसा था। धरती में जल कितना प्रतिशत है? 70%। 70% है जल। आप जब पैदा हुए तब आपके शरीर में 70% ही जल था। अभी भी जो स्वस्थ है उनके शरीर में 70% जल होगा। फिर हमारे शरीर में 21% भाग में वायु है, मतलब ऑक्सीजन है। हम रोज अगर आप 100 किलो के हैं तो आप 21 किलो ऑक्सीजन रोज खाना पड़ेगा आपको, और इतना ऑक्सीजन खाने के लिए लगभग 105 किलो आपका जो है हवा आपके फेफड़े में जाना चाहिए, तब आप इतना। तो हमारा दूसरा भोजन है वायु। तीसरा हमारे शरीर में जो है, हमारा जो तीसरा है वो है 1% हमारे शरीर में भूमि तत्व है। कोई आदमी अगर 1 क्विंटल का है 100 किलो का, तो उसकी हड्डियों का वजन 1 किलो होगा। कितना होगा? हाँ, उसकी हड्डियों का वजन कितना होगा? 1 किलो होगा। अब उसकी इतना ही नहीं, इस भूमि में अगर फास्फोरस होगा 0.4045%, तो आपकी जो है हड्डियों में भी फास्फोरस होगा 0.45%। अगर 0.40% आपकी मिट्टी में पोटास है तो इतना ही पोटास आपके शरीर में होगा हड्डियों में। आपके शरीर में 0.05% आयरन होगा तो इतना ही आयरन आपके शरीर में होना चाहिए। इतना ही नहीं, आपकी मिट्टी का पीएच 7.2 होगा तो आपके ब्लड का पीएच भी 7.2 होना चाहिए। इतनी साम्यता है। ये पूरे 100 जैसा आपका मिट्टी है सेम वैसी आपकी बॉडी में होगा हर चीज। इसलिए हरियाणा के लोगों का थोड़ा वहां फास्फोरस बड़ा होगा, हमारा थोड़ा कम होगा। तो जहां जैसी मिट्टी है, इतना ही नहीं, हमारे जो है इस धरती के ऊपर 8% गगन तत्व है। तो हमारे ये जो ब्लड आता जाता है ना, जिससे वो निर्वात है, उसमें हवा नहीं है। ये जो नसें है ना, अगर हवा होगी तो क्या होगा? लकवा गठवा साइटिका हो गया। खाली होना चाहिए जगह, इसलिए थोड़ा सा हृदय धक्का करता है, ब्लड यहाँ पहुंचता है। 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में, तो वो सारी नाड़ियां प्रतिनिधित्व करती है आकाश तत्व का। तो भूमि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व। और अग्नि तत्व जो है 32 डिग्री टेम्परेचर हमारे शरीर में, उसको आप परसेंट से नहीं नाप सकते, उतने ही हमारे शरीर के अंदर हृदय में होनी चाहिए। तो ये जो है पंच महाभूत, यत यत पिंडे तत्तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड वैसा ब्रह्मांड। हाँ, हमको ये पंच महाभूतों को स्थिर रखना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग बात देखो, इस पंच महाभूत में केवल भूमि तत्व को आपको इनडायरेक्ट लेना है, जीवाणु के थ्रू लेना है। बाकी आपको सबको डायरेक्ट लेना है। आपको हवा डायरेक्ट लेना है, ठीक है, आपको पानी भी डायरेक्ट लेना है। फिर आपको आकाश तत्व तो अंतर महाभूत डेवलप होता है, डेवलप करना पड़ेगा सीधे। अग्नि तत्व भी आपको टेम्परेचर, ये सारे 4 तत्व डायरेक्ट लेना है। बाकी भूमि तत्व कैसे लेना है? बैक्टीरिया के थ्रू। और ये जो डायरेक्ट हम ले रहे हैं, इसी कारण हम बूढ़े हो रहे हैं। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन समझते हो? हाँ, हमने एक कील को पानी में डुबाया, हवा में रखा, पानी में डुबाया, हवा, ऐसे अगर 40-50 बार करोगे वो कील क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ऑक्सीडेशन। तो हम बूढ़े ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीजन हमें जिंदगी दे रहा है वही हमारे बुढ़ापे और मौत का कारण है। इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे धीरे धीरे श्वास लो, और जो तप करते थे वो एक बार श्वास ली और सीधे 1000 साल तक अब उसका काम चलेगा। जितना जल्दी जल्दी आप इसको, एक मैं मेथड से बताता हूँ, विषय थोड़ा बड़ा हो रहा है फिर भी मैं कंप्लीट करता हूँ।
ठीक है, बढ़ाऊ ना टॉपिक थोड़ा सा। ठीक है, इतना हम कर लेते हैं, अग्निहोत्र तक कंप्लीट कर देंगे। कितना समय बचा अग्निहोत्र के लिए? देखो ऑक्सीडेशन मैं आपको समझाता हूँ, समझ में आएगा। हाँ 50 मिनट है, ठीक।